हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम EMRS एक लेवल मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए पेपर हुआ था 13 दिसंबर को। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, √121 गुणा √52 माइनस 14√3 बटा में √28 प्लस 10√3 बराबर a प्लस बी √3 हो तो a प्लस बी का मान बताना है। ऐसा सवाल हल करने के लिए यहाँ तो 121 का √ हो गया 11 और यहाँ पर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये होगा 2ab के बराबर। ये अगर 2ab के बराबर है तो ये 2 7 14 है, यानी 2 गुणा 7 गुणा √3। तो यहाँ पर a हो गया 7 और b हो गया √3 और ये जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 49 और 3 52। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a हो गया यहाँ पर 7 और माइनस b हो गया √3, तो ये 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। ये जो 52 माइनस 14√3 लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही बनेगा। ऊपर इसके √ है, बटा में ऐसे ही नीचे 28 प्लस 10√2। ये 10√3 जो है वो 2ab है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5√3। तो a हो गया यहाँ पर 5 और b हो गया √3 और ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस √3 का स्क्वायर 3 28। तो इसको लिखा जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a हो गया 5 प्लस b हो गया √3, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा ये 28 प्लस 10√3 और इसके ऊपर √ है। तो ये बन गया 11 गुणा होल स्क्वायर के ऊपर √ है तो स्क्वायर हट जाएगा सिंपल, 7 माइनस √3 बटा में स्क्वायर वाली रकम का √ होगा तो स्क्वायर हट जाएगा 5 प्लस √3। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है, तो 5 प्लस √3 है तो ऊपर नीचे 5 माइनस √3 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर 11 गुणा यहाँ पर 7 5 35 माइनस 5 √3 और 7 √3 12 √3 हो गया। √3 को √3 से गुणा करेंगे प्लस का 3 हो गया और बटा में a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 25 माइनस 3 हो जाएगा 22 और 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो बटा में 2 बन गया। ऊपर 35 और 3 38 हो गया। 38 के बटा में 2 माइनस 12 √3 बटा में 2, तो 38 में 3 का भाग देंगे 19 माइनस 12 में 2 का भाग देंगे 6 √3। तो ये किसके बराबर है? ये a प्लस b √3 के बराबर है। इसका मतलब a हो गया 19 और b हो गया -6। हमें a प्लस b का मान बताना, तो a हो गया 19 और b हो गया -6। 19 माइनस 13 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है 2.92, ये भाग का निशान ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये यहाँ पर 12.12 है, b यहाँ पर 8.2 है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b गुणा a माइनस b, तो 12.12 प्लस 8.12 20.24 और a माइनस b यानी 12.12 में से 8.12 घटाएंगे 4 और बटा में 0.25 का स्क्वायर है, यहाँ भी 0.25 है तो 0.25 कॉमन आ जाएगा। 0.25 का स्क्वायर में 0.25 कॉमन लिया तो 0.25 प्लस ये कॉमन में गया तो 19.99। 19.99 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 20.24, इससे कट जाएगा। ये पॉइंट आएंगे ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। 400 में 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 का 150, ये 16 आ गई इसकी वैल्यू। और यहाँ सोल्व करें, ऊपर 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, नीचे भी 4 5 6 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गए। और 7 एकम 7, इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 निमे 63 29 और 29 से ये 29 कट गया। उसके बाद में इसमें 73 का भाग देंगे तो 73 5 365, इसमें 73 का भाग देंगे 73 चौके 292। तो यहाँ आया 4/5 भाग, इधर आया 16, तो भाग की जगह गुणा का निशान बदलेंगे तो ये 1/16 होगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/20 और 1 में 20 का भाग देंगे तो 0.05 जो है वो इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में x ये है और हमें अंडरूट x का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ भाग है तो इसकी जगह पहले हम इसको गुणा बदल लेते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा अंडरूट 768 और ये नीचे आ जाएगा 1200। आगे गुणा में है 175 बटा में, अंडरूट में 1792। ये सारे अंडरूट में है तो इनका एक साथ इकट्ठा ही अंडरूट लगाते हैं। अब जो कट रहा है उनको काट देंगे। तो ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 20 और 25 8 200, इसमें 25 का भाग देंगे, 25 7 175 होता है। उसके बाद में ये 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 4 8 6 48, इसमें 8 का भाग देंगे, 8 6 48, 6 कम 6, 16 6 96। और ये शायद 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, इसमें भाग देंगे, 16 एकम 16, 1 बच गया, 16 एकम 16, 3 बच गया, 16 दूना 32, 112 आ गया। और ये इसमें 8 का भाग चला जाएगा, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है तो 8 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 6 के 18, 3 का भाग दे दिया है। इसमें 3 का भाग देंगे तो 625। उसके बाद में 625 में 25 का भाग जाएगा और इसमें 25 5 125, 25 का भाग जा नहीं रहा है। और 625 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 25। और 1296 का वर्गमूल भी हमें पता है 36 होता है। 6 6 36, 3 18, 36 और 3 39, 3 3 3 और 3 12, हाँ 36। और बच गया है, ऊपर बच गया 7, 7 एकम 7, इसमें 7 का भाग देंगे 16, तो बटा में बच गया 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये सब इसका अंडरूट हो गया, ये आ गया x की वैल्यू। उसके बाद में फिर इसका अंडरूट है तो इसका फिर अंडरूट करें तो 25 का वर्गमूल होगा 5, बटा में 36 का होगा 6, 4 का होगा 2, तो आंसर जो आएगा वो 5 बटा में 6 दूनी 12, 5 बटा 12 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x, y और z को अगर 31 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्रमशः 17, 24 और 27 बचता है। हम बताना ये है कि 4x माइनस 2y प्लस 3z में 31 का भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा। देखो 31 से x को 31 से भाग देने पर 17 शेष फल बचता है। इसका मतलब 31 प्लस 17, ये x की वैल्यू होगी 48, क्योंकि 48 में 31 का भाग देंगे तो शेष फल 17 बचेगा। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी, 31 प्लस 24 यानी 55, 55 में 31 का भाग देंगे तो 24 शेष फल बच जाएगा, ये सही बात है। z की वैल्यू कितनी होगी, 31 प्लस 27 यानी 58, 58 में 31 का भाग देंगे, 31 से कम 31 और 27 शेष फल बच जाएगा। तो ये x, y और z प्राप्त हो गया। अब 4x माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू बतानी है तो x को 4 से गुणा यानी 48 को 4 से गुणा करना है, तो ये हो गया 8 चौके 32, 2 192 और 2y 55 दूना माइनस का 110 और 3z इसको 3 से गुणा करना है, तो 3 8 24, 174, तो 192 माइनस 110 प्लस 174, 192 और 174 हो गया 366 और माइनस 110 करेंगे तो 6 में से गया 5, 3 में से गया 256, यानी इसकी वैल्यू आ गई 256। अब इसमें 31 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 256 में 31 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 8 बार जाएगा तो 8 एकम 8, 8 3 24, तो शेषफल कितना बचेगा 8। तो यही सही आंसर है कि शेषफल जो है 31 से भाग देने पर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी है, n की भी वैल्यू दे रखी है, हमें अंडरूट m गुणा n का अंडरूट बताना है। तो इसको घातांक के रूप में सोल्व करना है। तो ये m का मान होगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 दूनी 10 और बटा में 12 को लिखा जाएगा 2 गुणा 3, तो 2 की पावर होगी 2 और 3 की पावर होगी 1। 81 को लिखा जाएगा 3 की पावर 4, अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 3 9 9 9 27 81 और ये है 3 की पावर 3। तो नीचे 3 की पावर होगी 4 3 7 और 1 8, तो ऊपर माइनस की 8 हो जाएगी तो बचेगी पावर 3 की 2, ऊपर 2 की पावर 5, नीचे 2 की पावर 2, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी तो 2 की पावर बचेगी 3। ये होगी m की वैल्यू।
एन को थोड़ा सोल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर -4 गुणा 2 -8 और गुणा 2 की पावर -5 और बटा में 4 को लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, ऊपर है पावर -3, तो टोटल नीचे 2 की पावर होगी 2 3 6 माइनस का, तो n बराबर आ जाएगा 2 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो प्लस की 6 हो जाएगी और ये पावर नीचे आएगी तो 2 की पावर 8 और 5 13 हो जाएगी। m गुणा n का अंडर रूट बताना है, m गुणा n का अंडर रूट बताना है, तो m है यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, n है यहाँ पर 2 की पावर 6 बटा में 2 की पावर 13। तो इसका अंडर रूट करना है तो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर 3 आएगा और 2 की पावर 3 और 6 9 है और नीचे है 13, तो 2 की पावर 4 बच जाएगा नीचे और 2 की पावर 4 बचेगा तो अंडर रूट होगा 2 की पावर 2, तो ऊपर है 3 बटा में 2 की पावर 2 4, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा 3 बटा 4। ऊपर 2 की पावर 3 और 6 9, नीचे 2 की पावर 13, तो नीचे 2 की पावर 4 बच गई, उसका अंडर रूट 2 की पावर 2 हो गया, बटा में 4 हो गया, 3 बटा 4 राइट आंसर। क्वेश्चन में 1.05 भाग ये दे रखा है 0.95 गुणा 81 के ऊपर लाइन लगी हुई बार है, 0.37 के ऊपर बार है, इसका मान बताना है। तो ये दशमलव प्रसार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 105 माइनस 10 95 बटा में 9 और 0, 95 बटा 90 लिखेंगे, भाग इसको लिखेंगे 95 बटा में 2 के ऊपर लाइन है तो ये 99 गुणा 81 को लिखेंगे 81 बटा 99 और इसके बटा में आएगा 37 बटा 99 भाग 41 माइनस 4 37 बटा में 9 0 99 गुणा में ये आएगा 36 माइनस 3 33 बटा में 90। यहाँ गुणा का निशान बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 99, यानी 99 बटा 95 आएगा और यहाँ गुणा का निशान बदलेंगे तो 90 ऊपर जाएगा तो ये होगा 90 बटा में 37, तो 37 से 37 कट गया, 90 से 90 कट गया, 33 से कम 33, 33 99 बटा में 3 है और यहाँ 99 से 95 से 95 कट गया, 99 से 99 कट गया, 9 दाएँ 90, 9 में 81, तो ये आया 9 बटा 10 और ये बटा में 1 बटा 3 है तो 3 ऊपर जाएगा, 9 3 27 बटा 10 और 27 में 10 का भाग देंगे 2.7, तो सही आंसर होगा 2.5 और 3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मान बताना है तो पहले ब्रैकेट हल करें तो 3 का 9 यानी 3 में 27 और ये 3 का 18 यानी 18 3 54। ब्रैकेट हल करने के बाद भाग करना है तो 6 में 18 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 कम 6 6 3 18 1 बटा 3 गुणा यहाँ पर 21 है, आगे माइनस 3 में 2 का भाग देंगे तो 3 बटा 2 प्लस 3 माइनस 3 भाग 13, 3 का 9 27 हो गया तो 3 बटा 27 हो गया ये, गुणा में 9 प्लस 3 भाग का मतलब बटा में 54 गुणा 6। अब गुणा करना है तो 3 एकम 3 3 7 21 और 9 एकम 9 9 3 27, 3 से 3 कट गया 1 है ये, 6 एकम 6 6 में 54, 3 एकम 3 3 3 9, तो बचा 7 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3 माइनस 1 और प्लस में 1 बटा 3 ये बचा है, तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 6 7 42 माइनस 3 3 9 प्लस 6 3 18 माइनस 6 प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2 बटा में है 6, तो प्लस के हो गए 42 और 18 60 और 2 62 62 माइनस के 9 और 6 15 बटा में 6, 62 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा 47 बटा 6, तो सही उत्तर होगा 47 बटा 6। 1 बटा x बराबर 3 है तो 1 बटा x बराबर 3 है तो x बराबर हो गया 1 बटा 3, 1 बटा y बराबर 4 लें तो y की वैल्यू हो गई 1 बटा 4, 1 बटा z अगर 6 लें तो z की वैल्यू होगी 1 बटा 6। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें 3 6 3 4 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 में 3 का भाग देंगे 4, 12 में 4 का भाग देंगे 3, 12 में 6 का भाग देंगे 2, तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2 इसमें रखें, देखेंगे अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। y की जगह 3
एक्स प्लस जेड यानी 4 प्लस 2 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 है। एक्स माइनस वाई यानी 4 माइनस 3 1 बट्टा में जेड 2, 1/2 हो गया। जेड की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बट्टा में एक्स की वैल्यू 4 है, तो 1/2, तीनों की वैल्यू 1/2 यानी बराबर आ रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, 3:4:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11 जब 11, 27, 20 और 44 में प्रत्येक में k जोड़ा जाए तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो हमें k + 2 और 3k - 5 का मध्य अनुपाती बताना है, क्या होगा। तो k जोड़ा जाएगा तो 11 + k, इसमें जोड़ा जाएगा तो 27 + k, इसमें k जोड़ा जाएगा तो 20 + k, इसमें k जोड़ा जाएगा तो 44 + k। ये समानुपाती है तो अंतः पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा होता है। इन दोनों को गुणा करें तो 27 को 20 से गुणा करेंगे तो 540 प्लस 20k और 27k हो गया 47k प्लस k × k k² बराबर बाह्य पदों का गुणा, इसका गुणा बराबर होगा। तो 11 × 44, 11 चौका 44, 11 चौका 44 और 4 48 प्लस k × k k² हो गया 44k और 11k 55k हो गया। k² से k² कट गया, 47k इधर आकर के माइनस का हो गया तो 55k - 47k 8k आ गया और 540 - 484 16 और 40 56 हो गया। तो k की वैल्यू आ गई 56/8 यानी 7, k का मान 7 आ गया है। तो अब हमें इसका मध्य अनुपाती बताना है। 7 और 2 9 और 7 × 21 - 5 16 मध्य अनुपाती बताना है। तो इन दोनों का गुणा और फिर उसका वर्गमूल, ये मध्य अनुपाती होता है। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो 4 × 3 12 इसका मध्य अनुपाती होगा। 12 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3.5 सेमी व्यास वाले 96 गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 56 सेमी है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो 96 गोलों का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। r है यहाँ पर 3.5 व्यास है तो त्रिज्या होगी 3.5/2 और सूत्र होता है 4/3 πr3, तो 3 बार लिखना है। बराबर बेलन बनाया गया है तो बेलन का आयतन होता है πr²। h यहाँ पर ऊंचाई 56 है तो पहले r ज्ञात करेंगे, पाई से पाई कट गया और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे बटा में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे बटा में 10 आ जाएगा। ये 56 यहाँ आकर भाग में हो जाएगा तो 96 बटा में 56 गुणा 4/3 गुणा 35/20 गुणा 35/20 गुणा 35/20 बराबर r²। यहाँ हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 × 3 = 32, 3 × 96, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 7 5 35 और ये आ जाएगा 7 5 35, 5 चौके 20, 7 5 35, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 2 एकम 2 और 27 दूना 54। तो ऊपर आया है 7 गुणा 7 और बटा में है 27। 7 ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ऊपर आ गया 7 गुणा 7, r² इधर का √ होगा तो 7 गुणा 7 का वर्गमूल हो गया 7 बटा में 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो त्रिज्या आ गई 7/2। अब हमें इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। 2π का मान पाई में उत्तर देना है। r यहाँ पर 7/2 है, h की जगह बेलन की ऊंचाई है 56, 2 से 2 कट गया, 56 को 7 से गुणा करेंगे तो 392 पाई सेमी² इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 18 सेमी है और ऊंचाई 60 सेमी है, द्रव से पूरा भरा हुआ है। इसको एक बेलनाकार बर्तन में भरा जाता है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कि बेलनाकार बर्तन में द्रव का स्तर कितना ऊंचा है उठ जाएगा, यानी इस बेलनाकार बर्तन में जब द्रव को डाला जाएगा तो उसकी ऊंचाई बतानी है। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r 18 है, 1/3 पाई r² h होता है। r 18 है तो 18 गुणा 18, h ऊंचाई है 60 बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r² h। r 15 है तो 15 गुणा 15 h हमें ज्ञात करना है। पाई से पाई कट गया, ये 15 गुणा 15 भाग में जाएगा, 15 चौके 60 और ये 3 से भाग देंगे, 5 × 15, 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो यह आ जाएगा 18 दूना 36 और 36 चौके 144 बटा में 5, 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 8 40,
8 सेमी उस द्रव की ऊंचाई हो जाएगी। 28.8 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देना है। 2020 से 24 के बीच में किसी देश का आयात और निर्यात दिया हुआ है। 22-23 के दौरान देश का कुल आयात 20-21 और 24 के दौरान कुल निर्यात से कितने % कम है। 22-23 के दौरान आयात 22 में आयात कितना था? 22 में आयात 375 करोड़ था, प्लस 23 में आयात कितना था? 2023 में 425 करोड़। तो कुल जो आयात है वो 300, 400, 700 और 800 करोड़ हो गया। और निर्यात देखते हैं, 20 में निर्यात कितना था? 20 में 500 करोड़ था, प्लस 2021 में निर्यात कितना था? 550 करोड़ था। और 2024 में निर्यात कितना था? 2024 में जो निर्यात है वो 150 करोड़ था, 450 करोड़ था। तो टोटल जोड़ने पर 500, 1000, 14 और 1500। तो ये आयात जो है वो निर्यात से कितना % कम है ये बताना है। तो आयात जो है निर्यात से 1500 माइनस 800 700 कम है, बटा में 1500 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसमें 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 10, 15 छिक्के 90, 10 बच गया शेषफल, बटा में 15। तो 46 सही, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 46 सही, 2/3% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल ए और घोल बी में अम्ल का और जल का अनुपात ये दे रखा है। घोल ए में अम्ल और जल का अनुपात 7:8 है और बी में 9:11 है। तो ए 3 लीटर घोल यहाँ ए से और 4 लीटर घोल बी से, और उसके बाद में फिर उसमें 1 लीटर जो है वो जल और मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घोल में अम्ल की प्रतिशतता बतानी है। अम्ल कितना % है? तो यहाँ से अम्ल कितने भाग हैं? 7, बटा में कुल भाग है 15, गुणा में यहाँ से 3 लीटर लिया है, प्लस यहाँ से अम्ल कितना आया 9, बटा में 11 और 9 20, गुणा में यहाँ 4 लीटर। तो 4 एकम 4, 4 5 20, 3 एकम 3, 3 5 15। तो 7 और 9 16/5 भाग जो है वो अम्ल के हैं, बटा में कुल जो लीटर है वो 3, 4, 7 और 1 8 लीटर है कुल मिश्रण। % बताना है अम्ल की, तो गुणा में 100, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 20 5 100, 20 दूना 40% इसमें अम्ल की मात्रा है। तो 40% इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 400 रुपये अधिक है। ए को 10% हानि पर और बी को 60% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल सौदे में 20% का लाभ हुआ है तो हमें ए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। तो देखें, एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। 60 माइनस 20 40, 20 माइनस 10 30 हो गया। तो ये ए वस्तु का क्रय मूल्य 40 और बी वस्तु का जो क्रय मूल्य वह 30 है। 0 से 0 कट गया तो 4:3 हो गया। तो यहाँ पर अंतर कितना है? ए का क्रय मूल्य कितना ज़्यादा है? 3, 4 माइनस 3 1 ज़्यादा है। और यहाँ दे कितना रखा है? ए का क्रय मूल्य बी से 400 रुपये ज़्यादा है। तो एक भाग की वैल्यू जो है वो 400 हो गई है। एक भाग की वैल्यू जो है वो 400 हो गई है। तो हमें अब ए वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। उससे पहले हमें विक्रय मूल्य बताना है। ए का कितना होगा? तो 4 भाग किसके बराबर होगा? 400 × 4 1600। तो ए वस्तु का क्रय मूल्य 1600 हो गया। और हमें ए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्योंकि ए पर 10% की हानि हुई है। तो 1600 का 10% की हानि हुई है तो 90%, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 निम्न 144। तो 1440 रुपये ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1440 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक कोई व्यापारी एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 615 रुपये में बेचता है। अंकित मूल्य पर 18% छूट होगी, मतलब 82% जो है वो 615 है। यहाँ हम 100% की जो वैल्यू निकालेंगे वो होगी उसका अंकित मूल्य 615 बटा 82 गुणा में 100। 2 का भाग देंगे 41, इसमें 2 का भाग देंगे 50 और 41 से कट जाएगा। 41 से कम 41, इसमें भाग देंगे 41 से कम 41, 20 बच गया और 5 बार जाएगा, 15 5 75। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 750 रुपये हो गया। यदि वैसे अंकित मूल्य के 80% पर बेचे, अंकित मूल्य 750, इसका 80% पर बेचें तो ये आ गया 75 8 5 8 40 4 600 हो गया।
तो ये जो 600 रुपये है, 600 रुपये में बेच रहा है, तो इस सौदे में उसको 20% का लाभ होता है। यानी जो 600 रुपये बेचा है ये 20% का लाभ है, तो यानी 120% की वैल्यू है। हमें क्रय मूल्य बताना यानी 100% की वैल्यू बतानी है, तो वो होगी 600 बटा 120 गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, 12 5 60, 50 गुणा 10, 500 रुपये। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे समय ज़्यादा लेता है, बी 2 घंटे अधिक लेता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को समय के जो सूत्र होता है दूरी बट्टा में चाल, तो ए की चाल होगी, मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको टाइम लग रहा है 40 बट्टा ए। और बी को कितना टाइम लगेगा 40, चाल बी की मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 बट्टा बी। तो ये जो ए को जो टाइम लगा है वो 20 से 2 घंटा ज़्यादा है, तो बराबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में वह बी से 1 सही 1 बटा 2 घंटे अधिक समय लेता है। अब दूरी होगी 80 और चाल ए ने कर दी दुगनी चाल कर दी, तो 2a माइनस बी की दूरी, बी के लिए दूरी भी वही 80 है, उसकी चाल वही है बी है, तो वो बी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है 1 सही 1 बटा 2, यानी 2 एकम 2 1 3 बटा 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी अपनी उसी चाल से चलते हुए कितना समय लगेगा, तो बी की चाल बतानी है। तो देखो 2 एकम 2 40, ये भी 40 बटाए, ये भी 40 बटाए, तो इसमें से ये घटा देंगे तो प्लस 40 बटाए माइनस 40 बटाए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 80 बट्टा बी में से हम घटाएंगे 40 बट्टा बी बराबर 2 में से 3 बट्टा 2 घटाएंगे, तो 80 माइनस 40 40 बट्टा बी और 2 दूनी 4 माइनस 3 1 बटा 2 और बी की वैल्यू आ गई 80, यानी कि जो बी की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें ये बताना है कि बी को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल, 5 बटा 4 यानी 4 सही 1 बटा 4 घंटे लगेंगे, 4 सही 1 बटा 4 घंटे लगेगा, नहीं 4 सही नहीं 4 एकम 4, तो 1 सही 1 बटा 4 घंटे लगेगा। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किसी नाव को 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय उसके द्वारा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगे समय के 1 सही 2 बटा 3 के बराबर है। स्थिर जल में नाव की चाल है वो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव को 51.2 किलोमीटर में जाने में कितना समय लगेगा। धारा की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शुरू वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो दूरी होगी 75 और धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल 28 माइनस x, जाने में लगा समय उसके द्वारा 60 किलोमीटर। अब दूरी है 60 किलोमीटर, धारा के अनुकूल चल रहे हैं, तो चाल होगी 28 प्लस x, लगे समय का 1 सही 2 बटा 3 गुणा है, 1 सही 2 बटा 3 गुणा है, यानी 3 एकम 3 और 2 ये है 5 बटा 3 है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखें ये हो गया 3 कट गया 20 और इसमें 5 का भाग दिया 4, इसमें 5 का भाग दिया 15, 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ 3 है फाइनली, यहाँ 4 है, तो 4 से गुणा करें 28 चौके 112 माइनस 4x, 3 से गुणा करें 28 84 प्लस 3x माइनस 4x इधर आएगा तो 4 और 3 7x हो गया, 84 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 112 माइनस 84 16 और 12 28 और x बराबर आ जाएगा 28 बटा में 7 यानी 4। तो धारा की जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बताना है कि नाव को धारा के अनुकूल चलने में 51.2 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो बट्टा में जो चाल आएगी वो नाव की चाल प्लस धारा की चाल 28 और 4 32 और अब 51.2 में 32 का भाग देंगे तो वो समय आ जाएगा। ये पॉइंट आएंगे बट्टा में 10 आएगा, 4 से कट जाए 4 8 32, इसमें 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32 और ये 28 से 8 से भी कट जाएगा, 8 16 8 148 16 बटा 10 यानी 1.6 घंटे का समय लगेगा। 1.6 इसका सही उत्तर है दूसरे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को मिलकर 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो सी अकेला उस काम के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। 60 और 40 का एलसीएम होता है 120, यानी कुल काम मान लेते हैं 120 है और ये 40 दिन में पूरा करते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। काम बटा में समय 3 काम की 120 बटा 60। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ए की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। ए, बी, सी की कार्य क्षमता में से बी और सी की कार्य क्षमता घटा देंगे। 3 - 2 1 है, 1 काम है प्रतिदिन की। और ये कह रहा है कि बी जो है वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी। ए से 25% ज़्यादा है, तो 125 बटा 100, यानी ये 1.25 है इसकी कार्य क्षमता। अब बताना है कि सी अकेला उस काम को, तो पहले सी की कार्य क्षमता, तो सी की कार्य क्षमता बतानी है, तो ए, बी, सी की कार्य क्षमता तीनों की 3 है। इसमें से बी और सी की, बी और ए की कार्य क्षमता घटा देंगे। बी की 2, ए की 3, 1 है कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता के लिए ए और बी की तीनों की कार्य क्षमता में से ए और बी की कार्य क्षमता घटा, तीनों की कार्य क्षमता 3 है और इसमें से ए और बी की कार्य क्षमता घटा देंगे। ए की 1 है और बी की है 1.25, तो घटाएंगे तो ये आएगा 0.75 कार्य क्षमता होगी सी की। अब ये कह रहा है कुल काम जो है उसका 60% पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 40% को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। कुल काम 120 है, इसका 40% होगा 48 काम। 48 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो काम बटा में कार्य क्षमता सी की है 0.75, पॉइंट आकर ऊपर 100 लगेगा, तो 25 × 75, 25 चौके 100, 16 × 48, 16 चौके 64 दिन लगेगा सी को कुल भाग के 40% काम को करने में। कुल जो दिन है वो 64 लगेगा। 64 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, 64 जो है वो तीसरे ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पाइप पी और क्यू एक टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। पी उस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और क्यू उस टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। तो इनकी कार्य क्षमता देख लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम 54 होता है, तो कुल काम 54 हो गया। 54 बटा 18, 3 क्षमता का 3 काम प्रति घंटे कार्य क्षमता होगी। इसी कार्य क्षमता 54 बटा 27 2 होगी। नेक्स्ट एक इसमें आर एक निकास पाइप है, उसकी भी कार्य क्षमता लिखनी है। जब टंकी खाली है तब पी और क्यू को एक साथ 6 घंटे खोल कर दोनों को बंद किया जा रहा है। 6 घंटे खोलकर बंद किया जा रहा है, तो पी और क्यू को, तो पी और क्यू कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 है। 1 घंटे में 5 काम कर रही है। 6 घंटे तक ये कितना काम हो जाएगा, 5 × 6 30 काम हो जाएगा। और ये 30 काम करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टंकी को खाली होने में, आर को खोल दिया है, टंकी को खाली होने में 30 घंटे लगते हैं। 30 बटा 30, यानी इसकी कार्य क्षमता हो गई 1 माइनस में 1 होगी, क्योंकि ये निकास पाइप है, तो इसकी कार्य क्षमता होगी -1। तो कुल जो है 30 घंटे में 30 काम हो रहा है, 30 घंटे में 30 काम हो रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता होगी 1, क्योंकि पाइप ये निकास पाइप है, तो उसकी कार्य क्षमता माइनस में होगी -1। नेक्स्ट है टंकी को खाली होने में ये हो गया। पी और आर मिलकर इसको आधे भाग को कितने घंटे में कर सकते हैं। आधा भाग काम का मतलब 27 काम करने हैं, पी और आर को मिलकर करने हैं, तो पी की कार्य क्षमता 3, आर की -1, 3 - 1, दोनों कार्य क्षमता 2 होगी। 27 बटा 2 यानी 13 सही। 1 बटा 2 में दोनों टंकी को भर पाएंगे पी और आर मिलकर, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 और 21 सेमी है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 51 और ये 21 है। इसकी दूसरी भुजाएं में से प्रत्येक 39 सेमी की है। ये 39 है, ये भी 39 है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से लंब डालें, यहाँ से ये लंब डालें, तो ये 21 होगी और टोटल 51 है, तो 51 - 21 30 हो गया, तो 15 इधर और 15 इधर है। ये इसकी ऊंचाई है, तो पहले ये ऊंचाई याद करेंगे, क्योंकि ये है 13 × 3 = 39 और ये है 5 × 3 = 15। तो पाइथागोरस तिरक होती है
13 के साथ 5 और 12, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, तो ये 12 गुणा 3 यानी 36 है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये 51 है और ये 21 है, जोड़ेंगे तो 72 गुणा बीच की दूरी 36, 2 का भाग देंगे 36, 36 को 36 से गुणा करते हैं तो 36 का वर्ग आता है 1296 सेमी स्क्वायर। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1296, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, साधारण ब्याज पर एक वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किसी निश्चित राशि पर 3 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 8411 है। 3 सही 1/2 में मिश्र धन है 8411 साधारण ब्याज में, और 6 वर्ष में 9776 रुपये है। तो हमें ब्याज की दर बतानी क्या होगी। तो यहाँ सालों में अंतर हो गया, 6 माइनस 3.5 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष का जो ब्याज है वो हो जाएगा 9776 माइनस 8411। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा 1365 बटा में 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10, इसमें 25 का भाग देंगे 25 से कम 25, 25 5 125, पीछे बच गया 11, तो 25 का भाग जा नहीं रहा, यहाँ पर 5 का भाग दे 5, इसमें 5 का भाग देंगे 2, इसमें 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 3 15, 2 से गुणा करेंगे तो 546 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ गया है। अब हमें मूलधन पता करना है कितना है। 6 वर्ष का मिश्र धन ये है, तो 6 साल का ब्याज क्या होगा देख लेते हैं। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है। 1 साल का ब्याज 540 है, 6 साल का होगा 36, 24, 27, 2, 32, 76, तो 6 साल का मिश्र धन ये है, 6 साल का ये ब्याज है। तो मिश्र धन में से ब्याज अगर घटा दें तो पीछे बचेगा मूलधन, तो मूलधन हमारे पास आ जाएगा 0 0, 7 में से 2 गया 5, 6500 मूलधन है और ब्याज है 546। हमें दर बतानी है। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100, तो 540 गुणा 100 बटा में मूलधन 6500, समय 1 वर्ष है ही। अब इसमें 5 का भाग देंगे 13 का भाग देंगे 13 5 65, इसमें 13 का भाग देंगे 13 चौके 52, 13 दूना 26, 42 में 5 का भाग देंगे 8.4% वार्षिक ब्याज दर है। 8.4 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 42 संख्याओं का औसत 65 है। 42 संख्याओं का औसत जो है वो 65 है, और उसके बाद में पहली 21 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है, और अगली 18 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। तो 21 और 18 39 संख्या हो गई। फिर ये कहता है कि 41वीं संख्या जो है ये 41वीं और टोटल है 42। तो ये कह रहा है कि जो 41वीं संख्या है वो 40 में से 3 अधिक है। 40वीं x मान लेते हैं, तो 41वीं 3 अधिक होगी तो x + 3 होगी, और 42वीं से 6 कम है। ये 41वीं संख्या है, 42 में से 6 कम है, तो 42वीं 6 अधिक होगी तो x + 9 होगी। अब ये 41वीं संख्या 40 में से 3 अधिक हो गई, 42 में से 6 कम होगी। ठीक है, अब 40वीं और 42वीं संख्या का औसत बताना है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है। तो 42 संख्याओं का औसत 65 है, तो 42 संख्याओं का योग कितना हो गया 42 गुणा 65, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 12 32, 3 24 और 3 27। 42 संख्याओं का योग 27 20 है। 21 संख्याओं का औसत 56 है, तो योग कितना होगा 6, 6 दूनी 12 और 5 17, और 5 दूनी 10 से 11। और 18 संख्याओं का औसत 70 है, तो 18 संख्याओं का योग कितना होगा 18 7 126, 1260। और यहाँ पर 40वीं संख्या x हो गई, 41वीं संख्या x + 3, तो यानी ये 42 संख्याओं का जो योग है वो 21 संख्याओं का योग प्लस 18 संख्याओं का योग प्लस ये इसके बराबर होगा x 3x + 9 और 3 12। तो 11 76, 12 60 और 12 जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 7 और 6 13 और 1 14, 3 1 4, 24 48, उधर जाकर माइनस होगा 24 48। तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 4 गया 272, बराबर इधर है 3x। तो x की वैल्यू होगी डिवाइड बाय 3, तो 3 में 27, यहाँ 27 20 आया, इधर 11 76, 12 60, और ये जोड़ेंगे 10 में से 8 गया
2, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 4 गया 2। दोबारा गुणा चेक करना है कि कोई गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ गुणा गलत हुआ है। 5 के 20, 6 दूनी 12, 32 और एक हासिल भी थी 33। और अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 4 गया 8 और x बराबर आएगा 3 का भाग लग जाएगा 9 3 27 और 4 3 12। x का मान 94 यानी 40वीं संख्या है 94 और 42वीं है 94 और 9 103 और 40वीं और 42 का औसत बताना है तो 94 और 103 हो गया 197 बटा में 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 98.5 इसका सही उत्तर होगा। 98.5 पहला ऑप्शन सही है। में 8 अंकों की ये संख्या है, ये 88 से भाज्य हो तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखो 88 से भाज्य होने का मतलब 11 8 88, उस संख्या में 11 और 8 का भाग अगर जाएगा तो ये 88 का भाग जाएगा। तो x और y का मान कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन 2 और 5 देखते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 5 हो तो 8 का भाग जाएगा क्या। आखिरी 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। 8 एकम 8, 1 बच गया 15, 8 एकम 8 7, 8 9 72 तो 8 का तो जा रहा है। और 11 का भी जाएगा क्या। विषम स्थानों के अंकों का योग 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। सम स्थानों के अंकों का योग 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 4 16, 16 माइनस 0 11 का भी जाएगा तो ये ऑप्शन सही है। मतलब ये दोनों x का मान 2 और 5 हो तो 88 का भाग जाएगा। कौन सा सही नहीं है बताना है। दूसरा ऑप्शन ये y की जगह 1 लिखें और x की जगह 4 हो तो y की जगह 1 हो तो 912 में 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा। 8 एकम 8, 3 11 बच गया 32 जाएगा। और 11 का चेक करने के लिए 2 और 9 11, 11 और 2 13 और 3 16 माइनस 4 4 8, 5 13 और 1 14, 16 माइनस 14 आ गया 2। ये अंतर अगर 0 और 11 हो तो 11 का भाग जाएगा तो ये सही नहीं है। 4 और 1 इसका सही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए और बी के बीच के चुनाव में कुल मतदाताओं में से 12% मत नहीं डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित किए गए। ए ने वैध मतों का 56% प्राप्त किया है। ए ने जो है वो 56% वोट प्राप्त किए हैं और बी को 7,452 मतों से पराजित किया। तो बी को कितने वैध मत मिले। ए को 56% मिले हैं तो बी को 100 माइनस 56 बाकी बी को ही मिले हैं 44%। तो अंतर कितना हो गया 12% का। 12% का अंतर है और इधर कितने का अंतर है 4,752 मतों से पराजित कर दिया तो 4,752 हो गया। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यानी कुल वैध मत कितने थे 4,752 बटा 12 गुणा में 100। 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 12 3 36, 11 बच गया 5 115, 12 8 104, 12 8 104 और 115 में से 104 घटाएंगे तो 11, 12 3 36, 4 का ही देते हैं 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 8 चौके 32 फिर से 3 का भाग दें तो 3 3 9, 3 में 27, 3 6 18 तो कुल जो मत है वैध वो 39,600 है। हमें ये बताना है कि बी को कितने मिले तो बी को 44% मिले तो 44 बटा 100, 44 से गुणा करना है 396 को, 4 6 24, 36 38, 4 3 12 और 3 15 जोड़ने पर 17,424 वोट जो है वो बी को प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अवनी की की जो आय है वो है अवनी की आय 54,000 है। ये जो आय है 54,000 वो भरत की आय से 20% कम है। तो इसका मतलब भरत की आय कितनी होगी। भरत की आय से 20% कम है। इसका मतलब ये जो 54,000 है वो है 80% है। 54,000 की जो वैल्यू है 80% है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 54,000 बटा में 80 गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, इसमें 8 का भाग देंगे 8 एकम 8 और 8 6 48, 8 6 48 पीछे बच गया 6 0, 8 56 4 0 8 45 तो ये हो गया 6,750। 10 से गुणा करेंगे 67,500। ये जो है वो भरत की आय हो गई है 67,500। नेक्स्ट क्या है, भरत का जो व्यय है, इसका जो व्यय है
भारत का जो व्यय है वो अवनी की आय से 12% अधिक है। अवनी की आय 54,000 है तो 12% अधिक कितना होगा? 54,000 का 12% अधिक 112 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 112 को 540 से गुणा करना है तो 54 दूना 108, 10 54 एकम 54 और 10 64, 6 54 एकम 54 और 6 60,480 रुपये भारत का व्यय हो गया। आगे है अवनी का व्यय भारत के व्यय से 25% कम है। अवनी का जो व्यय है वो जो भारत का व्यय आया है 60,480 उससे 25% कम है, यानी उसका 75% है। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे 15 चौके 60, 12 चौके 48 और 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, 360। ये हो गया अवनी का व्यय। नेक्स्ट है अवनी और भारत की बचत का अंतर बताना है। अवनी की बचत कितनी है? अगर अवनी की आय 54,000 है और उसका खर्चा 45,360 है तो बचत कितनी होगी? 54,000 माइनस 45,360, 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 8 गया 8,640 रुपये की बचत है। इधर भारत की बचत कितनी है? 67,500 आय है, 60,480 खर्चा है तो बचत हो गया 0 2 0, 7,020 रुपये खर्च है, बचत है। अब इन बचतों का अंतर कितना है? 8,640 माइनस 7,020 तो बचत का अंतर हो गया 1,620। तो 1,620 तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको 28, 40 और 48 से भाग दिया जाए तो जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। तो x 13 से विभाज्य है, x के अंकों का योग बताना है क्या होगा। सबसे पहले 28, 40, 48 का एलसीएम निकालेंगे तो उससे तो पूर्ण विभाज्य होगा। 4 शेषफल कह रहा है तो 4 जोड़ देंगे। 28, 40 और 48 का एलसीएम निकालें तो किसका भाग जाएगा इसमें? सबसे पहले 4 का जा रहा है और उसके बाद 7 का दें और 2 का दें। 6 5 30 दूना 60, 60 7 420, 420 इंटू 4 1680। और वो संख्या कितनी होगी जिसमें 4 शेषफल बच रहा है तो प्लस 4 होगी, यानी 1680, 1684 वो x की वैल्यू है जिसमें 28, 40 और 48 से भाग देने पर शेषफल 4 बच रहा है। लेकिन ये भी है कि वो 13 से विभाज्य, यानी इसमें 13 का भाग जा रहा है। यहाँ पर 1680 है, इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा। 13 कम 13 3 बच गया। 38 13 दूना 26 12 बच गया, 13 का भाग नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट कौन सी होगी? 1680। अगली कौन सी संख्या होगी? 1680 का डबल, यानी कि ये होगी 3360। 3360 4 शेषफल बच रहा है तो 3364 है वो संख्या। अगली संख्या 3364 होगी जिसमें 28, 40 और 48 का भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। अब 3364 में 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 दूना 26, 7 बच गया 76, 13 चौके 52, 13 5 65 और ये बच गया 11, फिर भी नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट कौन सी होगी? इसकी 3 गुणा 3 0 0, 3 8 24 और ये होगी 50 40 और इसमें 4 जोड़ेंगे क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है। 3 गुणा 3 8 24, 3 6 18 20 0, ठीक है। 5044 होगी नेक्स्ट संख्या। 5044 में 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 3 39, 11, 13 8 104, 13 8 104, हाँ 5044 वो संख्या है जो 13 से भी भाज्य है और 28, 40, 48 से भाग देने पर शेषफल जो है 4 बच रहा है। फिर इसका क्या करना है? x के अंकों का योग बताना है। तो 4 4 8 और 5 13 हो जाएगा अंकों का योग। 13 कौन से ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 90 है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है वो 90 है। आगे है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है। लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 10 अधिक है। इसका मतलब लड़कों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या बराबर 10 है। जोड़ेंगे तो 2 भी 90 और 10 100, यानी लड़के 50 है और लड़कियां 90 माइनस 50 40 है। लड़के यहाँ पर आ गए 50
और लड़कियों की संख्या आ गई 40। नेक्स्ट क्या कहता है आगे, एक परीक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 30% अधिक है। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक मान लेते हैं x है, तो लड़कों के जो है वो 30% ज़्यादा है लड़कियों से। तो 30% ज़्यादा का मतलब हो गया 130%, यानी 1.3x हो गया लड़कों का औसत प्राप्तांक। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 63 है, लड़के और लड़कियां यानी 90 है कुल विद्यार्थी, इनका औसत प्राप्तांक कितना है 63 है। तो हमें किसका प्राप्तांक बताना है, लड़कियों का। ये लड़कियों का x ही है, इसका ही मान बताना है। तो देखो 50 लड़कों का औसत प्राप्तांक 1.3 है, तो कुल प्राप्तांकों का योग हो जाएगा 50 गुणा 1.3x, 13 5 65 यानी 65x। 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक x है, तो कुल प्राप्तांक हो गए 40 गुणा x 40x बराबर 90 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 63 है। तो योग हो जाएगा 90 गुणा 63, 9 27, 9 6 54 और 2 56, 65 और 40 हो गया 105x। ये 105 आ जाएगा भाग में, 21 5 105, इसमें भाग देंगे तो 21 दूना 42, पीछे शेष पल बच गया 14, 21 7 147, 270 और 270 में 5 का भाग देंगे 5 5 25 और 5 चौके 20। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 54 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 में दिन कर रहे विद्यार्थियों का संख्याओं का ये पाई चार्ट दे रखा है। कक्षा 8 में 105 विद्यार्थी है, कक्षा 9 में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, और कक्षा 10 में 55 सही 5/9% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या पता करनी है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कक्षा 10 में कितने डिग्री है 64.8 बटा में कक्षा 8 की संख्या दे रखी है, तो कक्षा 8 की डिग्री कितनी है 63 बटा में गुणा में 8 में कुल विद्यार्थी कितने हैं 105। तो 21 63, 21 5 105, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 और 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30 का 0, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, यानी 108 विद्यार्थी है। कक्षा कुल विद्यार्थी 108 है, उसमें से 65 सही 5/9% लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या पता करें कितनी है। 65 सही 5/9 का मतलब हो गया 55 × 9 495 और 5 हो गया 500/9% बटा में 100 लगाएंगे, गुणा में कुल विद्यार्थी 108 है। 2 0 से 2 0 कट गया, 9 एकम 9, इसमें 9 का भाग देंगे, 12 में 108, 12 5 60 लड़कियां हैं कक्षा 10 में। अब क्वेश्चन ये कहता है कि नवीं में कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 9th में लड़के कितने हैं, पहले हम ये देखेंगे 9th में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो 9th में कितने कौन बन रहा है 72 बटा में 8 का दे रखा है, तो 8वीं का कितना बन रहा है 63 गुणा में 105, 21 63, 21 5 105, 24 72, 24 5 120। तो कुल विद्यार्थी 120 है, जिसमें से हमें लड़कों की संख्या 9th में लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है 2, लड़कों का भाग कितना है 2 बटा में कुल 2 और 3 5 गुणा में 9th में विद्यार्थी 120, 24 5 120, 24 148। अब ये बताना है 10वीं में लड़कियों की संख्या 60, 9th में लड़कों की संख्या 18। तो ये लड़कियों की संख्या कितने % ज़्यादा है, तो 60 जो 48 से 12 ज़्यादा है बटा में 10वीं में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बटा में 60 गुणा में 100, 12 5 60, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20% ज़्यादा है। 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, 9th से बताना है, 9th से कितना ज़्यादा है, तो 9th में है 48 लड़के, उससे कितने ज़्यादा है, तो बटा में उसकी संख्या आएगी 48, तो 12 चौके 48, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% इसका सही उत्तर होगा। 25% जो है वो तीसरे ऑप्शन में है। धन्यवाद।